हेलो स्टूडेंट्स। तो PYQ सीरीज़ हम आपको चला रहे थे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से एक विषय क्या था? तो देखिए, इसमें था, डी ऑप्शन है, गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 जून 2021 को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में किया गया था, जिसकी थीम थी गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। ठीक है। और जो 2022 में नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ, करंट अफेयर के अंदर ये देख लीजिए, 22 वाला देख लीजिए। 21 वाला संपन्न हुआ था बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में, और 2022 के नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड में संपन्न हुआ, स्पेन। ठीक है, स्पेन के मैड्रिड शहर में 2022 का नाटो शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का विषय था एशिया प्रशांत देशों को शामिल करना और इमर्जिंग एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में निवेश को बढ़ावा देना, ये विषय था इसका। अगला है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये आपका देखिए है, ए ऑप्शन है, अब्दुल्ला शाहिद। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया। अब्दुल्ला शाहिद की अध्यक्षता में यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर महासभा की आपातकालीन बैठक का आयोजन किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो आपका है, दिल्ली को चुना गया है। ये हुए हैं अभी जो हाल ही में। ठीक है, 18वां G20 समूहों के नेताओं का शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, लिखा है, जो आयोजित हो चुका है ये। ठीक है, और क्या है, इससे संबंधित फैक्ट देख लीजिए। G17 ग्रुप समूह का इंडोनेशिया में 15 से 16 नवंबर 2022 में आयोजित हुआ था। तो आपका जो 17वां G20 था वो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। जो 2023 में G20 का आयोजन जम्मू कश्मीर में होना था, ठीक, लेकिन हुआ कहाँ? दिल्ली में हो चुका है। लेकिन सितंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के स्थान पर नई दिल्ली का चयन इसमें किया गया। G20 का गठन 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट के पृष्ठभूमि में किया गया था। तो इसका गठन कब हुआ? 1999 में G20 का। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपका इजराइल। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने मुक्त व्यापार समझौते, जिसको कहते हैं FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इनमें से किसके नेतृत्व की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? यह आपका सी जिनपिंग। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 23 जून 2022 को चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में भाग लिया। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का विषय क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक विकास के साथ के लिए एक नए युग की शुरुआत करना, ये इसका विषय था। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, जैसे ब्राज़ील है ब्रिक्स में, क्या? ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अमेरिका है, ये इसके समूह को कहते हैं ब्रिक्स। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। तो यह 15वां होगा दक्षिण अफ्रीका में 2023 में। नेक्स्ट देख लीजिए, G7 2022 सम्मेलन कहाँ निर्धारित है? तो 26 से 28 जून 2022 के मध्य G7 का 48वां सम्मेलन 2022 का आयोजन स्लॉक एलमाउ जर्मनी में हुआ था। G7 हुआ था जर्मनी में। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने इसकी अध्यक्षता की थी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका G7 के सदस्य देश हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन कब हुआ था? G7 का
1975 में किया गया था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 में जापान में आयोजित होगा। तो 48वां हुआ था जर्मनी में, 49वां G7 शिखर सम्मेलन जापान में आयोजित किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ ऑपरेशन अभियान और योजना देखेंगे। ठीक है, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? तो ये अफगानिस्तान में किया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के पश्चात भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। तो ऑपरेशन देवी शक्ति कब चलाया गया? कि ये चलाया गया, हमने आपको बताया ना, काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी 16 अगस्त 2021 को की गई थी। ठीक, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा भी दिया है, इसको देखिए। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2022 में चलाया गया अभियान। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। तो दो बता दिया आपको, ऑपरेशन देवी शक्ति और ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 पहल किस पर केंद्रित है? ये केंद्रित है मलेरिया उन्मूलन पर। बी ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2025 तक मलेरिया को समाप्त करने हेतु 25 ऐसे देशों की पहचान की गई जिसमें मलेरिया समाप्त करने की क्षमता है। WHO द्वारा इसी लक्ष्य को 2025 पहल का नाम दिया गया है। तो आपने देखा 2025 है ये। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। वर्ष 2022 की थीम क्या है? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। तो E25 आपने समझ लिया होगा, 2025 मलेरिया उन्मूलन। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? आत्मनिर्भर भारत योजना, चलिए देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020 को प्रारंभ की गई थी। इसके तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, जो देश की GDP का 10% है। इस योजना का उद्देश्य लोगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, क्योंकि कोविड-19 के कारण छोटे उद्योग, मजदूरों, किसानों और श्रमिकों को अत्यधिक नुकसान झेलना पड़ा था। इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत योजना प्रारंभ की गई थी। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य अब तक के पहली बार हुए सैन्य अभ्यास का नाम बताना था। तो भारत और सऊदी अरेबिया के मध्य प्रथम नौसैन्य अभ्यास अल ओहद, क्या नाम दिया गया था? अल ओहद। तो अल मोहद अल हिंदी 2021 नाम से इसको किया गया था। इस द्विपक्षीय अभ्यास पर निर्णय वर्ष 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में लिया गया था। ये निर्णय पहले 2019 में लिया गया था। तो इस अभ्यास का लक्ष्य क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव अभियान तथा एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास करना था। तो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच हुआ सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अल मोहद। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए एक अभियान का नाम क्या है? तो ये अभियान का नाम है हर घर दस्तक कैंपेन, हर घर दस्तक अभियान। नेक्स्ट देखते हैं, सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुनंदी कार्यक्रम के जरिए शैक्षणिक स्तर पर दक्ष बनाने की पहल की जा रही है, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग ने शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। इसमें क्या है? ये है आपका डी,
यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के लिए विकास के लिए ये है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम कहाँ है? उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती जो गांव बसे हुए हैं उनके लिए ये कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन आपका बी है, 26 अक्टूबर 2015-16 इसमें हुई थी। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। इसके अंतर्गत वृक्षों का रोपण, परंपरागत जल स्रोतों, तालाबों, कुओं आदि का जीर्णोद्धार किया जाएगा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था आपका डी नंबर 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को की थी। इसमें मुख्यतः महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना था। वर्तमान में स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 मतलब सेकेंड फेज आप कह सकते हैं, तो ये कार्यान्वित किया जा रहा है। कुछ ये देखेंगे, स्कीम देखेंगे, फेम इंडिया स्कीम। ठीक, फेम इंडिया स्कीम क्या है? पर्यावरण अनुकूल वाहनों के प्रोत्साहन हेतु। ठीक है, जो व्हीकल्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं उनको बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया स्कीम बनाई गई है। नेक्स्ट है पीएम विकास पहल स्कीम। ये किस लिए है? उत्तर पूर्व के गाँवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम विकास स्कीम लाई गई है। निष्ठा किस लिए है? स्कूलों के प्रधानों एवं शिक्षकों के पूर्ण रूपेण प्रगति के लिए लाई गई है। निष्ठा ऐप है, ऐप भी है, स्कीम भी है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना क्या है? गरीबों और वंचितों को विद्युत का अधिकार देने के लिए योजना है, वह है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया है? तो यूएसए। भारत और यूएसए का वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास है। इसका 13वां संस्करण अगस्त 2022 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि 12वें संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2021 में जॉन बेस लुइस मैकवार्ड वाशिंगटन यूएसए में किया गया था। ठीक है, तो अभी जो हुआ 13वां संस्करण वो हुआ था 2022 में हिमाचल में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को शुरू किया गया था रामविलास पासवान द्वारा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री के शुरू किया था। प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना को 2 क्लस्टर राज्यों, कहाँ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, गुजरात में इसको शुरू किया गया था। दिसंबर 2020 में इस योजना को पूरे भारत में लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र लाभार्थी पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य पर की दुकान से अपने राशन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं, अनाज ले सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट या सूचकांक परीक्षाओं में आते हैं। सूचकांक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 2018 में निम्नलिखित में किस देश का मानव विकास के संदर्भ में भारत की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया था? तो वह श्रीलंका। वर्ष 2018 के मानव सूचकांक में भारत का 189 देशों में 130वां स्थान था। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए 136वां स्थान है। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 जारी किए गए। इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 से 21 के लिए हैप्पीनेस रैंकिंग दी गई है। इसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 3 शहरों पर क्रमशः सबसे प्रसन्न है फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड। ठीक है, अंतिम 3 स्थानों पर है अफगानिस्तान, लेबनान और जिम्बाब्वे। भारत का एक है 136 स्थान। नेक्स्ट देखते हैं, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो वह हैं आपके गुजरात हैं, केरल है और पंजाब है। 3 राज्य ये हैं आपके। ठीक,
नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन है, सर्वाधिक वन है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र का स्थान है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर और नागालैंड है। कुछ प्रश्न देखते हैं चर्चित व्यक्तित्व और स्थल से देखते हैं। जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं प्रहलाद जोशी। ठीक है, भारत का संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट निम्नलिखित किसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुचिरा कंबोज को जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की पहली महिला दूत हैं। वे भारतीय विदेश सेवा IFS की 1987 बैच की अधिकारी हैं। TS तिरुमूर्ति की जगह उन्होंने ली है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो आपका है शशिकांत दास। 2018 में इनको नियुक्त किया गया था। उसके बाद 3 वर्ष के लिए इनको 21 तक रहे। इसके 21 के बाद इनको 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि 2024 तक शशिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम करेंगे। भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपका ना विवेक राम चौधरी। डी ऑप्शन आपका। भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने 30 सितंबर 2021 को पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वे पश्चिमी वायुसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ और वायुसेना के उप प्रमुख थे। इनके पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया थे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये आप सब सरकार इकबाल सिंह लालपुरा को। ठीक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। इन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना 12 अप्रैल 2022 के अनुसार पुनः नामित किया गया है। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? वो हैं जापान के PM शिंजो आबे को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको? ए नंबर, विराट कोहली को वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। चलिए विद्यार्थियों, ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो आपकी भर्ती परीक्षाओं में आए हुए थे और आ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए करंट अफेयर स्पेशल के लिए। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी परीक्षाओं में आएंगे, इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस समय दिल्ली पुलिस कंप्यूटर का बैच चल रहा है इस समय, और बिहार का भी चल रहा है। बिहार वैकेंसी तो कैंसिल हो गई है। साथ ही पेट का भी क्लासेस चल रहे हैं, आप लाभ उठाइए, शेयर करिए चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक। फिर मिलते हैं, नमस्कार।